We are starting with another public health disease, that is typhoid. It's also a communicable disease. Important क्यों है? Because it's a social development indicator, and it's a indicator for sanitation in country. ठीक है। अब ये causative एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी ए एंड बी। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बेसिला होते हैं, कैप्सुलेटेड। एक्चुअली कैप्सुलेटेड सिर्फ साल्मोनेला टाइफी होता है, कैप्सुलेटेड फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल। ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं कैप्सुलेटेड होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी। एंड मोटाइल कौन कौन से होते हैं? ऑल टाइफाइडल टाइ सॉरी टाइफाइडल साल्मोनेला। ठीक है। ऑल टाइफाइडल साल्मोनेला आर मोटाइल। तो इनके तीन एंटीजेंस होते हैं, थ्री एंटीजेंस आर देयर। एंटीजेंस तीन है इनके, दैट इज ओ एंटीजन, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, वी आई एंटीजन। तो जो ओ एंटीजन होता है ये सेल वॉल एंटीजन होता है, सेल वॉल एंटीजन होता है। एच एंटीजन इज फ्लैजेलर एंटीजन, फ्लैजेलर एंटीजन। एंड वी आई इज कैप्सुलर एंटीजन, कैप्सुलर एंटीजन। ठीक है। तो सेल वॉल सबके पास होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल साल्मोनेला, साल्मोनेल इट इज प्रेजेंट इन ऑल साल्मोनेला। ठीक है। अब एच एंटीजन फ्लैजिलर एंटीजन जो होता है, जिनके पास फ्लैजिला होगा, जो मोटाइल होंगे उनमें ही होगा। तो फ्लैजिला किस में होता है? ऑल टाइफाइडल साल्मोनेला। ठीक है। वीआई एंटीजन किस कैप्सूल जिसमें इसमें होगा तो साल्मोनेला टाइफी में होता है, सिर्फ साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। ये वी आई अगर वी आई एंटीबॉडीज, इसको यही बता देते हैं। अगर ओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है किसी के उसमें तो वो केस है, एंटीबॉडीज पॉजिटिव है अगर इसके लिए तो वो केस है। अगर उसमें एच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो वैक्सीनेटेड होगा स्लैश इम्यूनाइज्ड। और अगर किसी में वी आई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मतलब कि वो क्या बोलते हैं कैरियर है। ठीक है। तो किसी में वी आई एंटीबॉडीज है तो वो कैरियर है, अगर किसी में एच एंटीबॉडीज है तो वैक्सीनेटेड या इम्यूनाइज्ड है, और किसी में ओ एंटीबॉडीज है तो वो केस है। और जनरली वी आई एंटीबॉडीज आर नॉट, वी आई इज नॉट टेस्टेड इन विडाल। वी आई एंटीजन इज नॉट टेस्टेड इन विडाल। विडाल हम ओ एंड एच को ही टेस्ट करते हैं जनरली, ऐसा होता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें और चीजें हम पढ़ते हैं अभी। होस्ट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसके। होस्ट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स क्या क्या हैं? होस्ट फैक्टर्स ये हैं कि जो केस होते हैं ना वो मेल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। एंड जो कैरियर्स होते हैं वो फीमेल आर मोर देन मेल। कैसे याद रखेंगे? मैं कैरियर्स में आपको याद है ना, टाइफाइड मेरी था एक, तो फीमेल थी, तो इसलिए फीमेल्स आर मोर कैरियर्स देन मेल। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसकी एज क्या है? एडोलोसेंट्स में होगा, एडोलोसेंट्स में होगा, एंड चिल्ड्रन में, एंड चिल्ड्रन। ठीक है। अब इसका रिजर्वायर, रिजर्वायर इमेज पे ध्यान मत दो, मैं भी दिखाऊंगा। तो रिजर्वायर कौन होता है? इसमें ह्यूमन होते हैं, लेकिन सोर्स क्या होता है? या तो केस होगा या कैरियर होगा। ठीक है। अब कैरियर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वैसे कैरियर्स की डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इसमें तीन टाइप के कैरियर देखते हैं। कॉन्वेलेसेंट कैरियर, टेम्पोररी कैरियर एंड क्रॉनिक कैरियर। ठीक है। बेसिकली कैरियर्स में इसका रूल ऑफ थ्री फॉलो होता है, दैट इज कन्वेलेसेंट कैरियर जो 3 मंथ्स, सॉरी 3 वीक्स टू 3 मंथ्स तक स्प्रेड करते हैं। टेम्परेरी कैरियर्स जो 3 मंथ से ज़्यादा करते हैं, और 3 मंथ से ज़्यादा करते हैं। और क्रॉनिक कैरियर जो 1 ईयर से भी ज़्यादा करते हैं, मतलब ऑब्वियसली 3 मंथ्स टू 1 ईयर होगा ना। ठीक है। तो कॉन्वेलेसेंट कैरियर की मेन डेफिनेशन ये है कि ये दे श्रेड द बेसिला इन रिकवरी फेज।
दे स्प्रेड बेसिलाई इन रिकवरी फेज। जो उनका रिकवरी फेज होता है ना, उसमें ये लोग बेसिलाई को श्रेड करते हैं एज अ कैरियर, और ये 3 वीक से 3 मंथ्स के लिए उसको ट्रांसमिट करते हैं। एंड टेम्परेरी कैरियर मोर देन 3 मंथ्स और क्रॉनिक कैरियर मोर देन 1 ईयर। इन सब की डेफिनेशन हमने इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमोलॉजी वाला एक चैप्टर है उसमें पढ़ा है। और जो केस होता है, केस तो शेड बैक्टीरिया, ऑब्वियसली शेड बैक्टीरिया अंटिल ट्रीटेड। जब जब तक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो शेड करता रहेगा। कैरियर को पता ही नहीं होता है हमें कि वो कैरियर है, उसको इस चीज़ के डिजीज के कैरियर, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो इतने महीनों तक उसको वो करते ही रहता है, ट्रांसमिट करते ही रहता है, कैरी करते ही रहता है। अब कुछ साल्मोनेला टाइफी के बारे में है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, दैट इज, ये लिख देते हैं, दे आर सेंसिटिव टू हीट, सेंसिटिव टू सेकेंड हीट के लिए सेंसिटिव होता है। एंड दे आर सेंसिटिव टू डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनॉल एंड क्लोरीन, फिनॉल क्लोरीन। और इसलिए वो ये क्या बोलते हैं, इसलिए आसानी से उनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, फिनॉल और क्रिसॉल काफ़ी जगह यूज होते हैं। फिनॉल क्रिसॉल एनटीपी में भी हमने देखा था यूज होते हैं, पर पोलियो वायरस उनसे रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इस डिजीज का, इट्स फीको ओरल। फीको ओरल, अब आपको समझ आया ये क्यों हाइजीन इंडिकेटर होता है, क्योंकि फीको ओरल मतलब टाइफाइड ज़्यादा है तो मतलब बिकॉज नाउ योर सैनिटेशन इज नॉट गुड, तभी वो फीको ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड याद होगा नहीं, पर फिर भी बताते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज साल्मोनेला टाइफी का होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी का होता है, दो होते हैं इनका, अलग अलग होते हैं। साल्मोनेला टाइफी का होता है 10 to 14 days, और इसका होता है 4 to 5 days। ठीक है, तो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली 3 चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, कोई भी कभी भी प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले होता है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। एंड दूसरा होता है सेप्टिसीमिया। एक्चुअली आपने ये डिटेल में पढ़ा है, माइक्रो सेप्टिसीमियम एक्यूट गैस्ट्रिक एंटेराइटिस। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है, टाइफाइड फीवर, एक सेकेंड, टाइफाइड फीवर में एक स्टेप लेडर पैटर्न का होता है, स्टेप लेडर पैटर्न फीवर, जिसमें कि वो कभी बेस लाइन पे आता ही नहीं है। टेम्परेचर यहाँ से शुरू हुआ था, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट। दैट टेम्परेचर डजंट कम टू नॉर्मल, मतलब टेम्परेचर डजंट नेवर टचेस द बेस लाइन। और फिर उसके बाद टाइफाइड फीवर 20 to 30 days तक रहता है। और इसमें मतलब वही है, तो इसको हम वीक वाइज डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वीक में जनरली क्लिनिकल फीचर्स के, फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन में क्या होगा, जनरल मलेज, फीलिंग ऑफ अनवेल, जनरल मलेज होगा, प्लस फीवर होगा, प्लस एब्डोमिनल सिम्टम्स होंगे, लाइक उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसको डायरिया भी हो सकता है। डायरिया जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम उसको, पी सूप डायरिया, ग्रीनिश डायरिया होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक हो गया। नाउ सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक में क्या होगा, बेसिकली फीवर होगा, स्टेप लेडर फीवर, टाइफाइड फीवर लिख देते हैं, मैंने आपको बता दिया। टाइफाइड फीवर हो सकता है उसको, उसको हिपेटोमेगल हिपेटो स्प्लीनो मिगैली हो सकती है उसको, ल्यूकोपेनिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है। ठीक है, उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ये मैं आपको बताता हूँ, ब्रेडिकार्डिया नहीं, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। डिफरेंस क्या है भाई, बताता हूँ, एक सेकेंड। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, तो एक्चुअली होता है क्या है, जब भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का 1 डिग्री बढ़ता है ना, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट बीट्स बाय 10 beats per minute। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसमें, जब टाइफाइड फीवर होता है तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मीन्स द टेम्परेचर, द बीट्स आर नॉट इंक्रीजिंग बाय 10, बीट्स आर इंक्रीजिंग बाय लेस देन 10, बाय लेस देन बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो 10 से कम इंक्रीज तो हो रही है, पर 10 से कम उससे इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया मतलब कम रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने उसे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोला। ठीक है, रोज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। अब आपको पिक्चर का सिग्निफिकेंस समझ आएगा। रोज स्पॉट्स क्या होते हैं, रेड कलर स्पॉट्स ऑन ट्रंक, chest, back wing, never on palm and soles, not on
पार्म एंड सोल्स पे नहीं होते हैं ये रोज स्पॉट्स, ये रेड कलर स्पॉट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे फोटो लगी हुई है ये उसको, ये दिख रहा है आपको, ये सारे स्पॉट्स उसको रेड कलर स्पॉट्स होंगे। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, रोज स्पॉट्स होते हैं, जो कि सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार हमें अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है और सेप्टिसीमिया। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड वीक, थर्ड वीक या हम ये क्या बोलते हैं यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। टाइफाइड फीवर की ये स्टेजेस होती है, मतलब फर्स्ट वीक में ये सब हो सकता है उसको, और सेकेंड वीक में उसको ये सब हो सकता है इन्फेक्शन के। सेप्टिसीमिया अगर उसको होगा तो उसको मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। एक्चुअली ये बेसिकली हमने ये बताया कि फर्स्ट वीक में उसको ये सब हो सकता है, सेकंड वीक में उसको ये सब हो सकता है। फिर अगर उसको सेप्टिसीमिया हुआ तो ये होगा, अभी मैं बता रहा हूँ एक्यूट गैस्ट्रिक एंटराइटिस हुआ तो उसको ये होगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन इन सेप्टिसीमिया, उसको निमोनिया हो सकता है सारे। और अब वो जाएंगे उसके हिपेटिक फेलियर, हिपेटिक रीनल फेलियर और स्प्लेनिक इन्फार्क्ट, सारे ऑर्गन्स चले गए, स्प्लेनिक इन्फार्क्ट। ठीक है। एक्यूट गैस्ट्रिक एंटाइटिस में उसको क्या क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग की तरह होगा, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, सॉरी, साल्मोनेला, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब होगा। और ये कितना होगा, ट्वेल्व टू विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ फूड इनटेक। इसमें वो उसको डायरिया, वॉमिटिंग ये सब सिम्टम्स, गैस्ट्रिक एंट्राइटिस के सिम्टम्स उसको शुरू हो जाएंगे। तो डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ही है। तो डायग्नोसिस के लिए हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड वीक 5, वीक 5। ठीक है। तो थोड़ी जगह चाहिए अपन को, एक थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है। हाँ ठीक है। तो वीक 5, तो वीक 1 में होता क्या है, हम यहाँ से ब्लड, सबसे पहले ब्लड कल्चर की बात करते हैं। तो वीक 4 तक हम कर सकते हैं ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर वी कैन डू टिल वीक 4, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो होता है 80 to 90% इसका पॉजिटिविटी रेट होता है, मतलब काफ़ी सेंसिटिव और स्पेसिफिक भी होता है काफ़ी। 80 to 90% इसका सेंसिटिविटी रेट होता है। वीक 2 तक हम कर सकते हैं आपका फीकल कल्चर का जो सेंसिटिविटी रेट होता है वीक 2 तक, फीसिस कल्चर, दैट इज 80%। लेकिन उसके बाद कर तो हम सकते हैं वीक 4 तक, लेकिन उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, वो कम हो जाती है थोड़ी। इसको इसके इक्वल करते हैं तो फीसिस कल्चर की अब सेंसिटिविटी कम हो जाती है, दैट इज 50% हो जाती है। तो हम वीक 1 से कर तो सकते हैं। तो बेसिकली हम वीक 1 से वीक 4 तक क्या कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, फीसिस कल्चर कर सकते हैं, पर बेस्ट से तो फीसिस कल्चर हम फर्स्ट वीक में ही करेंगे। ठीक है। वीक 1 to वीक 4 में, फर्स्ट वीक में कोई पूछता है बेस्ट, तो ब्लड कल्चर होगा, फीसिस कल्चर होगा। लेकिन अगर वीक 4 तक कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो दोनों होंगे, फीसिस कल्चर एंड ब्लड कल्चर। फिर हमारा यूरिन कल्चर आता है, जो कि हम वीक 2 से करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वीक से यूरिन कल्चर हम करते हैं, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक के बीच में, बीच तक। थोड़ा सा इसको इसके पास आते हैं और इसको थोड़ा सा भी, हाँ अब ठीक है। यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर जो कि जिसकी स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी जो भी आप बोलो, तो वो 25 to 18% होती है। 25 ही लिख लो, एक ही नंबर लिख लो, 25% होती है। ठीक है। और अब क्या बोलते हैं आपका, इसी के साथ हम बोन मैरो टेस्टिंग भी करते हैं, बोन मैरो टेस्टिंग भी करते हैं, बोन मैरो टेस्टिंग भी है। वो भी बिल्कुल यूरिन कल्चर के हैंड बाय हैंड चलता है, दैट इज वीक 2 से वीक 4 and 5 के बीच में बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो में हम ये 90% to 80% तक, ये आपका 80 to 90% तक वो होता है,
सेंसिटिव 80 to 90% और स्पेसिफिक भी। और जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विडाल टेस्ट हम 5th वीक तक कर सकते हैं। एक टेस्ट जो हम सब वीक 1 से वीक 5 तक कर सकते हैं, फर्स्ट वीक में भी, सेकेंड वीक में भी, थर्ड वीक में भी, फोर्थ वीक में भी। वो कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, बट नॉट स्पेसिफिक एंड नॉट सेंसिटिव। वीक 1 होता है, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। ये मतलब जो अभी मैं लिखूंगा आगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में कौन सा टेस्ट करते हैं, थर्ड वीक में कौन सा टेस्ट करते हैं, फोर्थ वीक में कौन सा टेस्ट करते हैं, वो इनके बीच का गैप है, दैट इज फर्स्ट वीक। दिस इज फर्स्ट वीक में कौन सा टेस्ट करते हैं, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में। एक्चुअली 0 से स्टार्ट होना चाहिए, पर 0 to 1st वीक में कोई टेस्ट पॉजिटिव आता नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इसको सिम्टम्स वगैरह कुछ आते नहीं है, तो हम फर्स्ट वीक से टेस्ट करते हैं। तो वी आर नॉट टेकिंग दिस एज फर्स्ट वीक। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फर्स्ट वीक में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इसको फर्स्ट वीक मानते हैं टेस्ट के लिए। फर्स्ट वीक में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सेकेंड वीक में कौन सा टेस्ट, थर्ड वीक में कौन सा टेस्ट, फोर्थ वीक में कौन सा टेस्ट। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट वीक में जो हम करते हैं वो ब्लड कल्चर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। फिर फीसिस कल्चर की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता रहता है। और सेकेंड वीक से वीक 2 से वीक 4 to 5 के बीच में, दैट इज सेकेंड वीक एंड फोर्थ वीक तक, हम फीस यूरिन कल्चर एंड बोन मैरो कल्चर कर सकते हैं, और विडाल टेस्ट हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से वीक में कौन कौन से टेस्ट प्रिफर्ड होते हैं। फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में जो हमारा टेस्ट प्रिफर्ड होता है वो होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर जो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो सेकेंड वीक में होता है दैट इज विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, बट हम उसको करते नहीं है मोस्टली। थर्ड वीक में जो हम करते हैं वो स्टूल होता है, और फोर्थ वीक में जो हम करते हैं दैट इज यूरिन। तो इससे आपका बोन मैरो एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, पर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम कर थोड़ी सकते हैं, बोन मैरो थोड़ी करेंगे हम टेस्ट किसी टाइफाइड फीवर के लिए। सेकेंड वीक जो हमारा होता है, दिस इज सेकेंड वीक, तो इसमें हम विडाल टेस्ट प्रेफर करते हैं, पर वो स्पेसिफिक नहीं होता है। थर्ड वीक में हम स्टूल कल्चर, फीसिस कल्चर की तरफ जाते हैं, एंड फोर्थ वीक में हम यूरिन कल्चर की तरफ जाते हैं। फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर की तरफ जाते हैं, कि विडाल है नहीं, बोन मैरो कर नहीं सकते, तो फोर्थ वीक में सिर्फ यूरिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक लिखा है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है। फिर इसके बाद हमें देखना है सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट आपको बस नाम याद करना है, उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे आईडीएल ट्यूबिक्स, आईडीएल ट्यूबिक्स। दूसरा होता है डिपस्टिक टेस्ट, डिपस्टिक टेस्ट। तीसरा होता है टाइफीडॉट, टाइफीडॉट। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। टाइफीडॉट, एक टाइफीडॉट सिंपल, एक टाइफीडॉट एम। तो टाइफीडॉट एम जो है, एम लिखा है तो आईजीएम एंटीबॉडीज को टेस्ट करेगा। जो टाइफीडॉट है वो दोनों आईजीएम आईजीजी को टेस्ट करता है, आईजीएम और आईजीजी को टेस्ट करता है, और ये आईजीएम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईजीजी को सिर्फ टेस्ट करता है टाइफीडॉट। अब हमने डायग्नोसिस देख लिया, अब हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आपका ट्रीटमेंट आ जाएगा। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में सबसे पहला आता है प्रिवेंट द सोर्स, दूसरा आता है स्टॉप चेन ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा आता है गिव कम्युनिटी। सिंपल है। सबसे पहले प्रिवेंट सोर्स, जो सोर्स है कैरियर्स, और दोनों क्या बोलते हैं उसको, कैरियर्स और केस दोनों को प्रिवेंट करो। फिर स्टॉप दी चेन ऑफ ट्रांसमिशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन। लास्ट आता है गिव इम्यूनिटी, गिव इम्यूनिटी। तो प्रिवेंट हम कैसे कर लेंगे, ट्रीटमेंट करके करेंगे प्रिवेंट सोर्स को। तो सोर्स क्या है, केस है, कैरियर है। तो केस को हम क्या ट्रीट, कैसे ट्रीट करते हैं, केस जनरली हम जो ड्रग्स देते हैं दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस आर
Fluoroquinolones preferred over sporins. If फ्लोरोक्विनोल रेजिस्टेंट है तो हम क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन मोर प्रिफर्ड देन सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है, तो समझ आया आपको। फ्लोरोक्विनोल देते हैं मोर देन सिफेलोस्पोरिन्स, और अगर वो क्या बोलते हैं उसको, अगर फ्लोरोक्विनोल रेजिस्टेंट है तो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं मोर प्रिफर्ड देन सेफ्ट्राइक्सोन। अब कैरियर्स की बात करते हैं। कैरियर्स को हम क्या देते हैं, एमॉक्सिसिलिन देते हैं। कैरियर्स आर गिवन एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन स्लैश एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड प्लस थेरेपेटिक कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो कोलेसिस्टेक्टोमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं ना वो बिलियरी सिक्रीशंस के थ्रू एज स्प्रेड थ्रू बिलियरी सिक्रीशंस के थ्रू स्प्रेड करते हैं वो बैक्टीरिया को, तो इसलिए हम उनको कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं। अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप करते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। एक्चुअली जो ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिट करते हैं ना टाइफाइड को, 4F होते हैं। तो हम यहाँ पे 4F बनाते हैं। पहले सर्कल बनाना है, 1 2 3 4। सबसे पहले आता है फिंगर्स, फिकोरल रूट है ना, तो जो भी सब गंदे होते हैं वो सब चीजें होंगी। फिंगर्स, जो डर्टी फिंगर्स, फ्लूइड्स, फ्लाइज एंड फील्ड्स या फ्लोर। ठीक है, ये सब होता है। यहाँ पे होता है आपका फिसिस, ब्लू से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका फूड, और यहाँ पे होता है होस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब देखो, फीसिस से हुआ क्या, ये सब लिंक्ड होता है। फीसिस से, वो गंदी फीसिस से फिंगर्स में गया, आपने फिंगर्स अच्छे से वॉश की नहीं तो सीधा फूड में चला गया, उसी हाथ से फूड खा लिया, फूड से होस्ट में चला गया, या फिंगर से सीधा होस्ट में चला गया। ठीक है, फीसिस से वो सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो वो वाटर का सेग्रीगेशन नहीं है, तो उस वजह से म्यूनिसिपैलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो फ्लूइड्स में चला गया। फिर आप वो क्या बोलते हैं, पानी पी रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो पानी से खाना बनता है तो फूड में चला गया, या वो डायरेक्ट आपका होस्ट में चला गया। ठीक है, अब वो फीसिस से फ्लाइज में आया, फ्लाइज फूड पे बैठी, फूड में आया, या सीधा वो होस्ट में चला गया फ्लाइज से, और फिर वो फीसिस से फील्ड में आया, फ्लोर पे आया, मतलब सैनिटेशन अच्छा नहीं हुआ, ये सब रीजन है, तो फ्लोर पे फूड गिर गया, वो खा लिया, आपका सीधा होस्ट में चला गया। तो ये सब ऐसे लिंक्ड होती हैं चीजें। ठीक है, तो हम हमें क्या इसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, तो हम बैरियर्स बना सकते हैं। एक बैरियर हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, एक बैरियर हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट बैरियर को देखते हैं। फर्स्ट बैरियर, ये सेकंड बैरियर। फर्स्ट बैरियर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमने फिशिस को सब चीज से अलग कर दिया। सेकंड बैरियर बोलता है हमने फूड को सब चीज से अलग कर दिया। समझ रहे हो, फिशिस को सब चीज से अलग कर दिया, ये बोल रहा है कि हमने फूड को सब चीज से अलग कर दिया। सेकंड बैरियर इज फोकसिंग ऑन रिमूविंग द फूड या फ्रॉम एवरीथिंग, एंड सेकंड बैरियर इज फोकसिंग ऑन रिमूविंग द फिशेस फ्रॉम एवरीथिंग। रिमूविंग मीन्स उसको अलग कर रहा है, मतलब उसको इन्फेक्ट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये सैनिटेशन बैरियर्स होते हैं। एक्चुअली फर्स्ट इज प्राइमरी बैरियर एंड सेकंड इज सेकेंडरी बैरियर। मतलब कि प्राइमरी बैरियर इज इफ फिशेस केप्ट अवे फ्रॉम इन्फेक्टिंग एनीथिंग, if fish is kept away from infecting anything, and if food kept away from getting infected by anything। तो बेसिकली ये फर्स्ट प्राइमरी बैरियर इज मोर इजी एंड मोर गुड। हम फूड को थोड़ी रख सकते हैं, लेकिन हम सैनिटेशन अच्छा करके फिशेस को रख सकते हैं, तो ये इट इज गुड। प्राइमरी बैरियर इज मोर गुड। और 5, ये आप 5F याद रखना। बेसिकली क्या है, फिंगर्स, फ्लूइड्स, फ्लाइज, फील्ड।
ठीक है, वही डर्टी मतलब ऑब्वियसली सारी फिंगर्स नहीं, डर्टी फिंगर्स, कंटेमिनेटेड फ्लूइड्स, फ्लाइज, डर्टी फ्लोर एंड डर्टी फूड, ये सब होता है। ठीक है, फूड भी आता है, फूड से जाता है ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5, 5F। ठीक है, फिर ये आपका चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमने ब्रेक किया। अब होता है गिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे दोगे आप? वैक्सीन से दोगे। तो वैक्सीन का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 टाइप की वैक्सीन होती है इसकी। 3 टाइप की वैक्सीन होती है। ओरल, ओरल टाइफी 21A, ओ सॉरी, ठीक है। दूसरी होती है VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। तीसरी होती है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। कोई भी पॉलीसेकेराइड वैक्सीन लेस देन 2 इयर्स वालों को नहीं दे सकते। सो इट शुड बी गिवन टू मोर देन 2 इयर्स। ये वैक्सीनेशन में बताया था कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं लेस देन 2 ईयर वाले पॉलीसेकेराइड एंटीजन को, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते ही नहीं है। और कॉन्जुगेट वैक्सीन लेस देन 2 ईयर वालों को देते हैं। ठीक है, तो ओरल टाइप की वैक्सीन ओरल देते हैं, ओरल एंड लाइव वैक्सीन होती है। और इसकी 3 डोजेज होती हैं, दैट इज डे 1, डे 3, डे 5। सॉरी, दैट इज डे 1 पे देते हैं, डे 3 पे देते हैं एंड डे 5 पे देते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम, BCG बर्थ डोज मतलब BCG बर्थ पे देते हैं, ऐसे ही इसको फर्स्ट डे पे देंगे, फिर 3 दिन बाद देंगे, फिर 5वें दिन देंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन क्या दो होते हैं, या तो वो कैप्सूलर आएगा या लिक्विड फॉर्म आएगी। ये सब वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, कैप्सूलर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जो कैप्सूलर होगा वो हम किसको देंगे? ऑब्वियसली कैप्सूल कौन खा सकता है? बड़े लोग खा सकते हैं, तो मोर देन 5 ईयर वाले को देंगे। लिक्विड हम मोर देन 2 ईयर एज को देंगे, लेस देन 2 ईयर एज को देंगे। जो लिक्विड हम छोटे बच्चे ही ले पाएंगे ना लिक्विड, तो 2 to 5 ईयर वालों को देंगे। यहाँ पे ये लिखना है 2 to 5 ईयर। 2 to 5 ईयर वालों को हम लिक्विड देंगे और मोर देन 5 ईयर वालों को हम कैप्सूलर देंगे। और इसका सबके इन सबका इफेक्ट जो होता है ना, इफेक्ट स्टार्ट इन 7 days एंड लास्ट टिल 7 ईयर ओ 3 ईयर्स। इफेक्ट स्टार्ट इन 7 days एंड लास्ट टिल 3 ईयर्स। अब हम VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की बात कर लेते हैं। इसको हम देते कैसे हैं? बाकी वो ओरल थी, ये IM है। इसको IM देते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, पर IM इज मोर प्रिफर्ड। IM है तो 0.5 ml देंगे। और मोर देन 2 ईयर वाले को देते हैं, मैंने आपको बताया। और इफेक्ट वही सेम है आपका। 7 ईयर्स, वो 7 days बाद स्टार्ट होता है और 3 ईयर्स तक इफेक्ट रहता है। अब हम टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन की बात करते हैं, तो लेस देन 2 ईयर में देते हैं। सबक्यूटेनियस और IM दोनों दे सकते हैं। और बट लेस देन 2 ईयर में, पर मोर देन 6 मंथ में, मोर देन 6 मंथ के चाइल्ड में देते हैं। और वो सेम है, इफेक्ट स्टार्ट्स आफ्टर इन 7 days एंड लास्ट टिल 3 ईयर्स। इसको मैं हर जगह ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। ये तीनों वैक्सीन के लिए वैलिड है। तो आपको वैक्सीन का समझ आया। ओरल टाइफी 21A हम ओरल या लाइव वैक्सीन, ओरल वैक्सीन, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और लाइव वैक्सीन होती है। डे 1, डे 3, डे 5 को पे देते हैं हम। और कैप्सूलर हो सकती है फॉर्म, लिक्विड फॉर्म हो सकती है। कैप्सूलर फॉर्म मोर देन 5 ईयर के लिए, लिक्विड 2 to 5 ईयर के लिए। हम तीनों वैक्सीन का इफेक्ट स्टार्ट्स इन 7 days एंड लास्ट टिल 3 ईयर्स। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू लेस देन 2 ईयर, so it is given to more than 2 ईयर। IM देते हैं 0.5 ml। टाइफाइड से लेस देन 2 ईयर बट मोर देन 6 months। तो सबक्यूटेनियस IM दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और क्या मेजर्स हो सकते हैं इसके? अदर मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, अदर मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, अदर मेजर्स में सबसे पहले आ सकता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन मतलब कि जो भी सारे स्टूल है, वॉमिट है, यूरिन है, उन सबको हमें डिसइंफेक्ट करना है। ऑल स्टूल, वॉमिट, यूरिन शुड बी डिसइंफेक्टेड विद 5% क्रिसॉल, शुड बी डिसइंफेक्टेड विद 5% क्रिसॉल फॉर 2 आवर्स। आपको याद है 5% क्रिसॉल स्लैश फिनॉल फॉर 24 आवर्स हम किसके डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते थे? बिल्कुल सही, आपको याद है, दैट इज फॉर दी TB स्पुटम के लिए। फिर हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो क्लोरीनेशन में जो क्लोरीन का कोई लेवल होना चाहिए, तो क्लोरीन लेवल शुड बी ग्रेटर देन
क्लोरीन लेवल शुड बी ग्रेटर देन 0.5 पार्ट्स पर मिलियन और 0.7 पार्ट्स पर मिलियन। अगर एक मोस्ट एक्यूरेट पूछेगा तो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं हम। और आपको कहीं याद है हमने एक और प्रोग्राम में ऐसा कुछ पढ़ा था कि उससे ज़्यादा होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज़ बिल्कुल से NIDDCP, जिसमें कि आयोडीन की कंसंट्रेशन मैन्युफैक्चर लेवल पे शुड बी मोर देन 30 ppm और कंज्यूमर लेवल पे शुड बी मोर देन 15 ppm। अब नेक्स्ट मेथड इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन हम करते हैं कि पहले बहुत गर्म करेंगे फिर एकदम बहुत ठंडा कर देंगे, जिससे सारे बैक्टीरियाज के मर जाते हैं। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं कि एडिक्वेट हुआ है बाय कॉलीफॉर्म काउंट एंड स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। ये बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फूड सेफ्टी, फूड को भी तो हम कर सकते हैं। फूड सेफ्टी, तो जो रॉ फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉ फूड नॉट कुक्ड फूड, रॉ फूड को हम KMNO4 से वॉश कर सकते हैं। KMNO4 रॉ फूड, रॉ अच्छे से लिख देते हैं, रॉ फूड, ठीक है। और फिर दूसरा हम एक लास्ट एक चीज और कर सकते हैं, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ केसेस, तो हम आइसोलेशन कब तक करते हैं केसेस का, जब तक 3 नेगेटिव कल्चर नहीं मिल जाते ऑन 3 डिफरेंट डेज। 3 नेगेटिव कल्चर, 3 नेगेटिव कल्चर ऑन 3 डिफरेंट डेज। अब ये कौन से कल्चर हो सकते हैं, यूरिन कल्चर भी हो सकते हैं, ये स्टूल कल्चर भी हो सकते हैं, दोनों कल्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइफाइड भी ओवर हो जाता है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, सो थैंक यू।